गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज की वीडियो के बाद आपका डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर में मेन प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी के जो प्रोग्राम्स बचे हैं वो आप खुद रन करा के दिखाएं करें या फिर प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू एक बार आपको रन करा के दिखा देंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है वही क्लास में वो क्लास के वीडियो के थ्रू किया जाएगा। बाकी जो प्रोग्रामिंग रन करानी है वो तो आप वैसे भी प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू भी बता सकते हैं, लेकिन क्लास में ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिकल 2-3 प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे तो उससे ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, जिसमें आपको सारे लूप्स के बारे में एक बार फिर से डिटेल में बताया जाएगा। मैंने फॉर लूप वाइल लूप के बारे में आपको हल्का हल्का बता दिया था। आज इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ वहाँ फिर से रिपीट होंगे और ज़्यादा डिटेल के साथ। ठीक है, इफ एल्स और एलिफ क्या होता है स्टेटमेंट, पहले वो जानना जरूरी है। जब हमको दो चीज़ों में कंपैरिजन करना होगा, जैसे याद होगा आप लोगों को इवन और ऑड फाइंड अ नंबर इवन ऑड के लिए हमको प्रोग्राम बनाना है, हमको पता लगाना है कि नंबर है वो इवन है या ऑड। तो वहां पर हमने इफ एल्स का यूज किया था। भाई अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा और उसका रिमाइंडर आएगा, अगर कोई नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 0, तो वो नंबर होगा इवन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नंबर होगा ऑड। तो जब दो कंडीशन होती हैं, जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, दो कंडीशन हमारे पास होती हैं, तो वहाँ पर हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। पहली कंडीशन को हम इफ़ में डिफाइन कर देते हैं और दूसरी कंडीशन अपने आप से एल्स में चली जाती है। अगर हमने कर दिया कि भाई कोई नंबर है एन नंबर हम कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। उसके बाद इफ़ n इज n परसेंट 2, मतलब n को हम 2 से डिवाइड करें और इक्वल टू 0, मतलब उसको n को हम 2 से डिवाइड करते हैं और 0 0 आता है। ठीक है, लिख के दिखा देते हैं, आप लोग को याद नहीं होगा शायद। मान लीजिए नंबर हमने इनपुट करा दिया, इफ n परसेंट 2 मतलब यहाँ पर रिमाइंडर निकलना है इक्वल टू 0, तो क्या होगा, नंबर जो होगा इवन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, नंबर इज ऑड। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ऐसे लिख के दिखा दिया आपको कि जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने इफ और एल्स दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, तो कंडीशन हमने यहाँ एक ही बनाई, मतलब हमने जो लिखा है कोड वो एक ही लिखा है कि n जो है एक नंबर है जो हम कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, ऊपर की लाइन मैंने नहीं लिखी है क्योंकि वहाँ जगह भी नहीं थी और ये आप बना चुके हो पहले ये प्रोग्राम आप लोग। ठीक है, तो n को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से n% 2 करते हैं, मतलब यहाँ परसेंट का मतलब मॉड्यूलस से है, n मॉड्यूलस 2 करते हैं, और अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 0, 2 से डिवाइड करते हैं जो कि इक्वल टू 0 आए, अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे और वो 0 के इक्वल आए रिमाइंडर, तब तो नंबर इवन होगा, क्योंकि सारे इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नंबर ऑड होगा। तो जब दो चीज़ों में कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही काम 2 से ज़्यादा हो जाए, कि अगर हमें 3 चीज़ों में कंपैरिजन करना है, 4 चीज़ों में कंपैरिजन करना है, तो इफ़ एल्स के साथ एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको बोलते हैं एलिफ। अगर हमको 3 चीज़ों में कंपैरिजन करना होगा तो हम उसमें बीच में एक एलिफ लगाएंगे, इफ़ एलिफ और उसके बाद एल्स। इफ़ और एल्स जो है वो स्टार्टिंग और एंड में रहेगा, इफ़ स्टार्टिंग में रहेगा, एल्स एंड में रहेगा। बीच में हम जितने चाहें उतने एलिफ लगा सकते हैं। अगर हमको 4 चीज़ों में कंपैरिजन करना होगा तो हमको 2 एलिफ लगाने होंगे। अगर हम 5 चीज़ों में कंपैरिजन करना होगा तो हमको 3 एलिफ लगाने हैं। एक वैल्यू चली गई इफ़ में, एक एल्स में, बची हुई 3 वैल्यूज उतने एलिफ लगेंगे। तो मतलब जितनी चीज़ों में कंपैरिजन करना होगा उसमें एलिफ हमारे लगेंगे। मतलब अगर 5 चीज़ों में करना है तो 3 एलिफ, एक तो इफ़ में हो गया, एक एल्स में हो गया, बाकी एलिफ में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी बार कंपैरिजन हम करेंगे उतने एलिफ हम बीच में लगा सकते हैं। एल्स और इफ एल्स का यूज़ करके हम ये एलिफ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमको 3 नंबर के बीच में लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 3 इंटीजर यूजिंग एलिफ। एलिफ का यूज़ करके हमको 3 इंटीजर्स में से बताना है कि वो 3 इंटीजर वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। 2 वाला तो हम आप लोगों ने देखा हो कि 2 नंबर में निकालना बड़ा आसान है। अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो प्रिंट ए इज़ ग्रेटर एज बी इज़ ग्रेटर। भाई 2 नंबर में अगर हमको 2 नंबर में पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है तो उसका प्रोग्राम बड़ा इजी है। इफ़ और एल्स का यूज़ करके पता चल जाता है। इफ़ की कंडीशन में ए इज़ ग्रेटर देन बी लिख दो, अगर वो ए बी से बड़ा होता है तो ए बड़ा होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बी बड़ा होगा। एल्स में हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली होता है कि भाई अगर ए बड़ा नहीं है बी से तो बी ही बड़ा होगा, तो वो अपने आप हो जाता है। लेकिन यहाँ 3 नंबर हैं,
तो यहाँ 3 नंबर के लिए हमको बीच में एक एलिफ का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये प्रोग्राम तो अभी बताएंगे, लेकिन पहले एलिफ का यूज़ समझना जरूरी है कि जितनी कंडीशन हमारी बढ़ती जाएंगी उससे 2 कम हमारे एलिफ लगेंगे। अगर हमारे पास 5 चीज़ों में कंपैरिजन करना है तो हमारे उससे 2 कम मतलब 3 एलिफ लगेंगे। अगर 6 होगा तो हमारे 4 एलिफ लगेंगे, अगर 10 होगा तो हमारे 8 एलिफ लगेंगे। इफ़ और एल्स के बीच में उतने एलिफ का यूज़ होगा। तो जितनी कंडीशन हमारी बनेगी उससे 2 कम हमारे एलिफ का यूज़ होता है। लेकिन ये इफ़ और एल्स के साथ ही होता है। इफ़ और ये एल्सिफ नहीं है, एलिफ है, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में। इसको एल्सिफ नहीं कहते हैं, इसको एल्सिफ कहते हैं, लेकिन सी और C++ में ये एल्सिफ होता है, लेकिन यहाँ पर उसको एलिफ ही कहा जाता है, ELIF, एलिफ। ठीक है, जितनी भी कंडीशंस हमारी होती, जितने भी नंबर्स में हम कंपैरिजन करेंगे या वैल्यूज़ में कंपैरिजन करेंगे, उससे 2 कम एलिफ लगेंगे अगर हम इफ़ और एल्स का यूज़ कर रहे हैं तो। इफ़ एल्स के साथ ही एलिफ यूज़ होता है, अलग से एलिफ का यूज़ हम नहीं कर सकते प्रोग्राम में। अगर हम एलिफ यूज़ करना चाहते हैं तो हमको इफ़ और एल्स यूज़ करना होगा। हमको स्टार्टिंग में इफ़ से स्टार्ट करना होगा और एल्स से एंड करना होगा। बीच में जितने भी होंगे, जितने भी हम एलिफ लगाना चाहें लगा सकते हैं, जितने चाहें उतने लगाना, 20, 100, 50 जितने एलिफ लगाना चाहें। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, 100 नंबर का कंपैरिजन करना होगा तो उसके लिए इतने एलिफ की कोई यूज़ नहीं करेगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम में कहीं पे, जैसे ये वाला प्रोग्राम है इसमें 3-4 नंबर में कंपैरिजन, 3 नंबर में कंपैरिजन करना, तो यहाँ हम एलिफ का यूज़ करें। तो एलिफ का यूज़ एक एडिशनल हो जाता है कि मतलब अगर कंडीशन 2 से ज़्यादा है तो हम एलिफ उसको कंपैरिजन करने के लिए हम इफ़ और एल्स के साथ एलिफ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 3 इंटीजर यूजिंग एलिफ। बिना एलिफ का यूज़ करके भी हम 3 नंबर के बीच में ग्रेटर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग हो जाएगा। फिर वहाँ लूप के अंदर लूप यूज़ होगा, इफ़ और एल्स के अंदर एक और इफ़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिना एलिफ का यूज़ करके भी हम 3 नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको एलिफ का यूज़ बताना है आपको कि एलिफ का यूज़ क्यों करते हैं। तो एलिफ का यूज़ करते हुए ही ये प्रोग्राम आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर से भी बता सकते थे, लेकिन वहाँ पर उतने इजीली शायद ना समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे भाई चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसीलिए बता रहे, हालांकि चीज़ें वैसे ही हो रही हैं, लेकिन यहाँ जैसे साइड में लिखा हुआ है तो साइड में लिख कर बताना आसान है थोड़ा सा। तो जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है 2 से ज़्यादा चीज़ों में, तो हम इफ़ एल्स के साथ एलिफ का भी यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम इस प्रोग्राम पे। प्रोग्राम बहुत ईजी है, 3 इंटीजर वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है। तीनों इंटीजर वैल्यू को हमने इंटर करा दिया। a इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, c इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर थर्ड नंबर। तीनों नंबर को हमने इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करके इंटर करा दिया, और तीनों इंटीजर वैल्यूज है क्योंकि इनपुट के आगे इंट लगा हुआ है। इनपुट के अगर इंट नहीं लगा होगा तो इंटीजर वैल्यूज नहीं होंगी, वो अपने आप से स्ट्रिंग हो जाएंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंटीजर नहीं लिखा हुआ है, फ्लोट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ ए इज इक्वल टू इनपुट, तो समझो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जाता है, वो इंटीजर वैल्यू नहीं मानी जाती। उसके बाद देखो यहाँ तीन वैल्यूज हैं, 3 कंपैरिजन है हमारे। तो यहाँ पहले में हमने क्या किया कि इफ़ के अंदर हमने कंडीशन रखी a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ग्रेटर देन, अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है, भाई ए जो है नंबर है, पहला नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर से भी बड़ा है और तीसरे वाले नंबर, एक ही में पूरी कंडीशन लिख दी गई है एंड लगा के। एंड का हम यूज़ कर सकते हैं, एंड का यूज़ करके हम 2 कंडीशन को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन हमने एंड का यूज़ करके लिखा। एंड भी एक कीवर्ड होता है, एंड और ये सब कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एंड एक कीवर्ड है, तो एंड कीवर्ड का यूज़ करके हमने लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए दोनों में बड़ा है तो प्रिंट ए इज़ अ ग्रेटर नंबर। देखो यहाँ पर प्रिंट जो स्टेटमेंट है, पहला प्रिंट स्टेटमेंट, उसमें जो ए है उसके आगे डबल कोट्स नहीं लगा है। क्यों? डबल कोट्स के अंदर की जो लाइन होती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर ए जो है, यहाँ ए नहीं प्रिंट होगा। यहाँ जब हम रन कराएंगे तो ए में जो वैल्यू हमने एंटर की होगी कीबोर्ड से, डायरेक्टली वो वैल्यू आएगी, डायरेक्टली वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। इसीलिए इसको डबल कोट से बाहर रखा गया। डबल कोट से बाहर रखने का मतलब ये है कि कीबोर्ड से जो हम वैल्यू देंगे डायरेक्टली उस वैल्यू को ले लेगा। अगर इसको हम डबल कोट्स के अंदर लगते तो आंसर आता है ए इज़ अ ग्रेटर नंबर। जो डबल कोट्स के अंदर होता है ये एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। जो भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर रहेगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बाहर है, मतलब यहाँ पर एक, यहाँ जो आउटपुट आएगा उसमें एक वहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर हमने ए की वैल्यू 75 दी है तो वो 75 इज़ अ ग्रेटर नंबर लिख कर आएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में हमने एलिफ लगाया, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ एक एलिफ लगेगा। दूसरी कंडीशन ये दी है कि अगर बी ए से भी बड़ा होता है और बी सी से भी बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है बी ग्रेटर होगा। तो एलिफ वाले में जो पहला प्रिंट है वो है बी इज़ अ ग्रेटर नंबर।
अगर ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, देखो एल्स वाले में हमने कोई कंडीशन नहीं लिखी, हमने ये नहीं लिखा है कि सी इज़ ग्रेटर देन ए और सी इज़ ग्रेटर देन बी। भाई ऊपर की दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, ऑटोमेटिकली सी ही तो बड़ा होगा। भाई 3 नंबर में कंपैरिजन हो रहा है, पहली वाली कंडीशन पे उसने चेक किया फेल हो गई, दूसरी वाली कंडीशन पे उसने चेक किया फेल हो गई, तीसरी वाली कंडीशन पे आया तो तीसरी वाली कंडीशन अपने आप से वो बड़ा हो जाएगा, वो अपने यहाँ पर हमें कंडीशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई अगर पहला नंबर और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा नहीं है तो ऑटोमेटिकली तीसरा नंबर ही बड़ा होगा। तो लास्ट में यहाँ पर एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी गई है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है थर्ड नंबर बड़ा। ठीक है, आउटपुट से आप एक बार वैल्यू इंसर्ट करके भी देख लीजिए कैसे होता है। पहली वैल्यू हमने एंटर की 17, दूसरी वैल्यू एंटर की 18, तीसरी वैल्यू एंटर की 19। ठीक है, यहाँ देखने को पता चला 19 बड़ा, लेकिन ये प्रोग्राम है तो इसलिए अब ये पहली वैल्यू पहली ये तीनों वैल्यूज यहाँ है, तीनों वैल्यू इंटर हो गई यहाँ। ए की वैल्यू आई बी से कंपेरिजन किया, ए की वैल्यू बी से छोटी है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पर आई, यहाँ पर बी की वैल्यू बी और ए के बीच में कंपेरिजन हुआ तो यहाँ पर तो ठीक हो गया, यहाँ पर तो ट्रू हो गया, 18 17 से बड़ा है। लेकिन जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पर वो फॉल्स हो गई कंडीशन, तो जब यहाँ फॉल्स हुई तो ये पूरी फॉल्स हो गई, तो ये वाला कंडीशन भी फॉल्स, ये वाली। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली जो है आंसर आएगा 19 इज अ ग्रेटर नंबर। ये आ गया आपका फाइनल। अगर ये 3 नंबर है, तीनों नंबर में पहली और दूसरी कंडीशन को फॉल्स हो जाए। अगर मान लो नंबर कुछ और, हम ऐसा नंबर लें जिसमें पहला नंबर पढ़ो, जैसे नंबर है 7 8 और 9, सॉरी 7 6 और 5। ठीक है, तीनों नंबर यहाँ है, यहाँ पर चेक करिए, 7 जो है वो 6 से बड़ा है, 7 जो है वो 5 से बड़ा। तुरंत आगे की लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी, आगे का इतना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस यही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आएगा आंसर 7 इज अ ग्रेटर नंबर। आगे की लाइन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, यहाँ पहली कंडीशन उसने चेक की, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, बाकी की कहानी खत्म, वैल्यू प्रिंट। अब अगर वैल्यू कुछ अलग है, जैसे ये और 16, बाकी नंबर वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पहली आएगी, पहली तीनों वैल्यूज यहाँ 7 ग्रेटर देन 16 नहीं, फॉल्स हो गई, ये कहानी खत्म, यहाँ फॉल्स हो गई, तुरंत खत्म, आगे से ठीक है। फिर यहाँ आया 16 ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू है, 16 ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है। अब आगे की नहीं चेक करेगा, बस यही हो जाएगा कि 16 इज अ ग्रेटर नंबर। जहां पर उसकी कंडीशन ट्रू होगी बस वहीं पर वो काम खत्म हो जाएगा, बाकी की आगे की वैल्यूज नहीं चेक होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले लास्ट वाला बताया था कि जब लास्ट वाले में पहली फॉल्स हुई, दूसरी फॉल्स हुई, तीसरे वाले पे ट्रू होगा। यहाँ अगर पहली वाली कंडीशन पे ट्रू होता है, पहला नंबर बड़ा होता है, तो नीचे की दोनों की लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं, वो अपने आप से फॉल्स होती चली जाएंगी, पहला ही स्टेटमेंट पे काम आपका खत्म होगा। तो जब भी हमको नंबर के बीच में या किसी भी क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है और वो अगर ज़्यादा है, वो अगर 2 से ज़्यादा है तो हमको एलएफ का यूज़ करना है। एलएफ का यूज़ करके ही हम उसको करा सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं करा सकते। दूसरे तरीके भी हैं, हम लूप के अंदर लूप यूज़ करते हैं, लेकिन वो आगे बताएंगे। लूप के अंदर भी लूप यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, और एक सिंगल इफ कंडीशन भी होती है, आगे बताएंगे। सिंगल इफ का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंगल इफ का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल इफ भी हम यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन ये प्रोग्राम में पहले से ही कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन 3 इंटीजर यूजिंग एलिफ। एलिफ का यूज़ करते हुए बताइए कि लार्जेस्ट, इन तीनों में लार्जेस्ट इंटीजर कौन है। पहले से क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ हमें एलिफ का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ इस जो चैप्टर मैंने आपको दिया था लिखने के लिए भी, तो इसमें भी आपको मेन 3 प्रोग्राम तो मैंने तीनों आपको क्लास में बता दिए हैं। इससे पहले वाले जो प्रोग्राम हैं वो उतने डिफिकल्ट नहीं है, मुझे लगता है कि वो आप लोग कर सकते हो, उसमें उतनी प्रॉब्लम्स आपको शायद नहीं आएंगी करने में, तो वो आप लोग रन करा के देखें, क्योंकि वो थोड़ा सा ये शायद रिवर्स वाला मैंने नहीं कराया, तो रिवर्स वाला भी करा देंगे, उसी में बता देंगे। ईजी है, रिवर्स वाला भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये ध्यान मुझे नहीं आ रहा कि मैंने बताया या नहीं बताया है, कि रिवर्स वाला प्रोग्राम भी एक प्रोग्राम है। अगर नहीं बताया होगा तो फिर से एक वीडियो में बता देंगे, क्लास में ही बता देंगे कौन सा अगर नहीं बताया होगा।
बाकी जिसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, थोड़े छोटी छोटी लाइंस दी हुई हैं जिनके आउटपुट फाइंड आउट करना है, तो वो आप लोग खुद भी रन करा के देखिए। वैसे तो कॉपी में जो लिखा आउटपुट वो सही है, क्योंकि वो रन करा के ही वहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आप उसे खुद भी रन करा के देखिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो तो उसको सही भी कर सकते हैं। तो जब तक आप लोग खुद ट्राई नहीं करोगे ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसे आप लोग पढ़ें, वीडियोज़ आप नहीं देखोगे तो ये चैप्टर रिपीट नहीं कराया जाएगा। स्कूल खुलने की आपकी डेट आ चुकी है, जल्दी आपका स्कूल खुलने वाला है, ठीक है। 9th और 11th भी खुल जाएगा 19 तारीख तक। लखनऊ के न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ आ चुकी है कि जैसे 10th 12th स्टार्ट होगा 3-4 दिन के बाद 9th, या हफ्ते भर के बाद, या चलो 10 दिन के बाद ही रख लो, या 15 दिन के बाद ही रख लो, मतलब 10th 12th स्टार्ट होने के 10 के बाद 9th 11th कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो जो चैप्टर वीडियो के थ्रू कवर हो चुका है वो फिर से कवर नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब पॉसिबल नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने वो सारे चैप्टर छुड़वा रखे हैं जो मुझे क्लास में कवर कराने थे, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट थे, उनको वीडियोस के थ्रू नहीं। वैसे तो मैं पहले डेटाबेस पढ़ाता हूँ, लेकिन डेटाबेस मोबाइल के थ्रू हो ही नहीं सकता है। मोबाइल में हमारे पास ऐसा ऐप ही नहीं है जिसमें हम डेटाबेस वाले प्रोग्राम रन करा सकें। प्रोग्राम क्या मतलब, डेटाबेस में जो हम लोग करते हैं वहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, तो उन टेबल्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम उस पर नहीं करा सकते। पाइथन का तो बहुत आसान है कि ये पाइड्राइड जो होता है इसके थ्रू हम सारे पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हैं, और ये उस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा बेटर है। जो लैब में सॉफ्टवेयर है उससे ज़्यादा बेटर आउटपुट देता है। कई बार ऐसा होता है कि लैब वाले में नहीं, गलती किसी प्रोग्राम में आउटपुट नहीं आता है, इसमें आउटपुट हमेशा चला आता है। तो इसलिए इसको आप लोग रन कराएं, क्योंकि अभी इसके डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर 4 चैप्टर इसमें, अभी जो इसके बाद वाला चैप्टर है वो भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद 4 चैप्टर ऐसे आएंगे जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिनमें समझना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो ये पहले के 3 चैप्टर अगर आपको सही से नहीं आएंगे तो आगे के 4 चैप्टर में आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो हैं छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं हैं, वो मुश्किल से मुश्किल 15-15 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 15 दिन भी नहीं लगेगा, बल्कि एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे वो चैप्टर। बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, थोड़ा ही बताया गया है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग भी नहीं है उसमें, ज़्यादा कराई भी नहीं गई है। लेकिन वो तब तक नहीं आपको समझ में आएंगे जब तक आपको पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम आप लोग रन कराएं, इसको बिल्कुल हल्के में मत लें, क्योंकि ये फिजिक्स जितना ही डिफिकल्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और आप इसको फिजिक्स जितनी ही अटेंशन दें, मैथ जितनी तो आप ना भी दें तो चलेगा, लेकिन फिजिक्स जितनी अटेंशन आप नहीं देंगे तो ये आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। और आपका हाफ ईयरली एग्जाम तो स्कूल में ही होगा, चाहे भले वो नवंबर में ही हो। तो वो सब कुछ तो रिटर्न में हो, और सब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ज़रूर आएगा।